Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature, and today I am going to discuss about 2019 BHU Banaras Hindu University MA entrance exam. You will get to know the right answer and extensive knowledge to enhance your literature skills to be used in any competitive exam. तो आप इन वीडियो से जो कुछ भी सीखेंगे वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही काम आएगा. तो आइए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की. फर्स्ट क्वेश्चन यूटोपिया से लिया गया. काफ़ी फेमस टेक्स्ट है, थॉमस मोर का लिखा हुआ नॉवल है 1516 का. तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. क्वेश्चन इज the capital of Thomas More's Utopia is which of the following? And the correct answer is Emirate. Emirate is the correct answer. Utopia basically consists of 54 cities. तो ये भी आपके लिए एक फैक्ट है याद करने लायक. 54 cities हैं total with the capital Emirate in the center. And Utopia, as I told you, is a work of fiction and socio-political satire by Thomas More. And it was written and published in 1516. तो थॉमस मोर का लिखा हुआ ये तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही बता दिया गया. 1516 का है और लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था. तो कितने सारे एडिशनल फैक्ट्स हैं जो आपको इसके साथ पता चल जाते. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. विच वर्क ऑफ मिल्टन ऑफर्स अ फर्वेंट प्ली फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस? द करेक्ट आंसर इज एरियोपेजिटिका, ऑप्शन नंबर 4. एरियोपेजिटिका 1644 की एक स्पीच है बाय जॉन मिल्टन जिसमें उन्होंने लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग इसको फेवर किया था अगेंस्ट द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना. हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक? द करेक्ट आंसर इज टी.एस. एलियट. टी.एस. एलियट ने ये डिक्लेरेशन दी थी 1928 में. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज और आस्क्स Who is the author of Naipaul's India and Mine? The correct answer is option number 2. सबसे पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं इस बुक को लिखने के पीछे क्या हिस्ट्री रही थी. पहले एक बुक लिखी गई थी बाय वी.एस. नाइपॉल जिसका नाम था एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जो कि 1964 में लिखी गई थी. 1964 में नाइपॉल की बुक लिखी गई थी एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जो कि एक ट्रेवलॉग था जिसमें इंडिया को थोड़ा सा नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया था. एंड द बुक वाज इमीडिएटली बैंड इन इंडिया फॉर इट्स नेगेटिव पोर्ट्रेयल ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल. और इसी के जवाब में नसीम एजेकियल ने एक ऐसे लिखा है 1984 में, नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन. दिस we can consider a reply to Naipaul's An Area of Darkness, जो कि 1964 में लिखी गई थी, और Naipaul's India and Mine 1984 में. Next question says who is the writer of the Ballad of Reading Gaol? Or the Ballad of Reading Gaol is a poetry written by which of the following? The correct answer is ऑस्कर वाइल्ड. ऑस्कर वाइल्ड ने ये पोइट्री लिखी है. बैलेड ऑफ रीडिंग गर्ल एक पोइट्री है बाय ऑस्कर वाइल्ड जो कि उन्होंने अराउंड 1897 लिखी थी जब उनको जेल का एक एक्सपीरियंस हुआ था. ही वॉज अ होमोसेक्सुअल और उस वक्त पर ये एक क्राइम हुआ करता था. ही वॉज कन्विक्टेड फॉर द सेम, फॉर सिड्यूसिंग अदर मैन, फॉर शोइंग इनडिसेंसी टूवर्ड्स अदर मैन. दैट वॉज हिज क्राइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और उनको 2 साल की रिगरस पनिशमेंट मिली थी. उस पनिशमेंट के बाद उन्होंने अपने जेल के एक्सपीरियंस को बताते हुए ये पोइट्री लिखी थी, बैलेड ऑफ रीडिंग गेल. Let us see the next question now. What is the next question? He found it English brick and left it marble. Who said about who? Option number 3 is the correct answer. Johnson about Dryden. What was said of Rome adorned by Augustus may be applied by an easy metaphor to English poetry embellished by Dryden. तो ड्राइडन के बारे में कहा जाता है कि जिस तरीके से ऑगस्टस ने रोम को अडॉर्न किया था, ब्यूटिफाई किया था अपने लिटरेचर, अपनी पोइट्रीज के थ्रू, उसी तरीके से ड्राइडन ने भी इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश लिटरेचर को ब्यूटिफाई किया है. ही फाउंडेड ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल. इट वॉज सेड बाय जॉनसन अबाउट ड्राइडन. Next question asks, what was the name given to Gulliver by the Queen in his voyage to Brobdingnag? हम इसमें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू चलकर देखते हैं हम किस आंसर तक पहुंचते हैं. ब्लेफुस्कू एंड लिलिपुट
Of course, Lilliput and Blefuscu are two fictional island nations that appear in the first part of the 1726 novel Gulliver's Travels by Jonathan Swift. तो आपको ये नॉलेज भी मिल जाती है कि 1726 में लिखा गया था. अब देखते हैं मिलडेंडो क्या है. मिलडेंडो इज द कैपिटल ऑफ लिलिपुट एंड स्काइरिश बॉलगुलम एक एडमिरल थे लिलिपुट के ही. तो ऑप्शन हमारे पास बच जाता है ग्रिल्ड्रिक. Gildrick is the name given to Gulliver by Gloomdale Clich on taking charge of him in Brobdingnag. तो ये नाम दिया तो एक्चुअली उनको ग्लूमडेल क्लिच के द्वारा था, वो गर्ल जो उनकी देखभाल किया करती थी. तो वी कैन गो फॉर दिस ऑप्शन विच सीम्स टू बी बेटर देन एनी अदर ऑप्शन गिवन ओवर हियर. अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एक फेमस नॉवल से लिया गया है. अ लेडीज इमेजिनेशन इज वेरी रैपिड, इट जम्प्स फ्रॉम एडमिरेशन टू लव, फ्रॉम लव टू मैट्रिमोनी इन अ मोमेंट. विच जेन ऑस्टन कैरेक्टर मेक्स दिस रिमार्क एंड इन विच नॉवल? द करेक्ट आंसर इज डार्सी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस. अब मैं इसके बैक में क्या स्टोरी है वो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. आफ्टर मिस्टर डार्सी टेल्स कैरोलिन बिंगले. आई होप आप सब लोग इसके कैरेक्टर से एक्वेंटेड हैं, उसके बाद ही आप लोग ये समझ पाएंगे. तो मिस्टर डार्सी और कैरोलिन बिंगले, आई होप यू अंडरस्टैंड विच कैरेक्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. डार्सी बिंगले को बताते हैं दैट ही इज थिंकिंग अबाउट एलिजाबेथ बेनेट्स आईज एंड बिंगली जोकिंगली आस्क्स हिम व्हेन हिज वेडिंग इज टू बी शेड्यूल्ड. तो एकदम से वो वेडिंग के कंक्लूजन पर ही पहुंच जाती हैं. तो दिस लाइन अबव इज बेसिकली मिस्टर डार्सीज रिप्लाई टू बिंगले. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्विंटेट? क्विंटेट क्या होता है? क्विंटेट बेसिकली एक स्टैंजा ऑफ 5 लाइन्स होता है. क्विंटेट और क्विंटेन, sometimes called quintet as well, is a poem or stanza with 5 lines and it can follow any meter, any line length, and limerick is also one of the example of quintet. Next question, who is the author of Portrait of the Artist as a Young Dog? प्लीज क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा. यंग डॉग लिखा है, यंग मैन नहीं लिखा है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो है डायलन थॉमस. और अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ द आयरिश राइटर जेम्स जॉयस. 1916 में लिखा गया था. एंड द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग डॉग इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट प्रो स्टोरीज रिटन बाय वेल्श पोएट डायलन थॉमस. ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1940 में. एंड द यंग डॉग ऑफ द टाइटल इज ऑफ कोर्स थॉमस हिमसेल्फ, क्योंकि हम इसको ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज मानते हैं. तो आपको एक ही क्वेश्चन में काफी सारी नॉलेज मिल गई है. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हाउ मेनी प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ सबलाइमिटी आर देयर अकॉर्डिंग टू लॉन्गिनस? द करेक्ट आंसर इज 5. तो इन 5 के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, आप प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिए इन 5 प्रिंसिपल्स को. सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ऑन द सबलाइम इज अ बुक बाय कैशियस लॉन्गिनस ऑन द सबलाइम. और सबलाइम का मतलब होता है समथिंग ऑफ वेरी ग्रेट एक्सीलेंस और ब्यूटी. स्पेसिफिकली हम लिटरेचर से रिलेटेड बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो लॉन्गिनस ने 5 प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सबलाइम दिए हैं कि किसी राइटर के किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट के एक्सीलेंट बनने के लिए क्या क्या 5 चीजें चाहिए. द फर्स्ट इज ग्रैंडर ऑफ थॉट. आपकी थॉट बड़ी विशाल शानदार होनी चाहिए. नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. नेक्स्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर्स बहुत अच्छे होने चाहिए. लिटरेरी डिवाइसेस बहुत अच्छे होने चाहिए. नेक्स्ट इज नोबिलिटी ऑफ डिक्शन. ठीक है, ये अच्छा होना चाहिए. नेक्स्ट इज डिग्निटी ऑफ कॉम्पोजिशन, किस तरीके से कंपोज किया गया है किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट को. एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ. ग्रैंडर ऑफ थॉट, कैपेसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर्स, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन एंड डिग्निटी ऑफ कॉम्पोजिशन. दीज आर very happy synthesis of all the preceding elements. So basically ये these 5 are very much required to make anything sublime. Next one is a simple one. Poetry is emotions recollected in tranquility. Okay, इस बात के बारे में हम सभी जानते हैं. Whose definition of poetry is this? The correct answer is William Wordsworth. Wordsworth's concept of poetry creation was this, that poetry is the spontaneous overflow of powerful
feelings, and it takes its origin from the emotions recollected in tranquility. कि एक पोएट की थॉट्स एकदम से जागृत हो सकती हैं, लेकिन उस थॉट को रिकलेक्ट किया जा सकता है, कंपोज किया जा सकता है बिल्कुल शांति से. Next question. 2 novels of Jane Austen were published posthumously, that means after her death. तो इनमें से कौन कौन से नॉवेल्स हैं वो? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, परसुएशन एंड नॉर्थिंगर एबे. नॉर्थिंगर एबे एक कमिंग ऑफ एज नॉवल था और इट वाज अ सटायर ऑफ गॉथिक नॉवेल्स. आपको ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है. रिटन बाय जेन ऑस्टन, ऑफ कोर्स वी नो, एंड इट वाज कंप्लीटेड फॉर पब्लिकेशन इन 1803. तो सबसे पहले ही इसको तैयार कर लिया गया था बाय जेन ऑस्टन 1803 में, मेकिंग इट द फर्स्ट ऑफ ऑस्टन्स नॉवेल्स इन ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन, बट कुड ओनली बी पब्लिश्ड पोस्टमसली इन 1817. तो 1817 में ये नॉवल पब्लिश हुआ था अलॉन्ग विद वन मोर नॉवल ऑफ हर, दैट वाज परसुएशन. Next question, an easy one. Who called Edmund Spenser the poet's poet? The correct answer is Charles Lamb. Edmund Spenser को consider किया जाता है one of the pre-eminent poets of English language, and English essayist and poet Charles Lamb named Edmund Spenser the poet's poet for his unique innovations in poetry. तो ये टाइटल चार्ल्स लैम्ब के द्वारा दिया गया था. अब हम बात करने जा रहे हैं शेक्सपियर की भी, और शेक्सपियर के साथ ही साथ टी.एस. एलियट की भी, क्योंकि हम प्रोफ्रॉक की बात करें. क्वेश्चन देख लेते हैं. विच शेक्सपियर कैरेक्टर डज प्रोफ्रॉक कंपेयर हिमसेल्फ टू? और हम बात करें द लव सॉन्ग्स ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रोफ्रॉक की, कॉमनली नोन एज प्रोफ्रॉक, which is the first professionally published poem by American-born British poet T.S. Eliot. And Prufrock was compared, this character was compared to many figures in the poem like John the Baptist, Lazarus and Hamlet, और इसमें से हमारे पास करेक्ट आंसर मिलता है Hamlet. Next question, which American poet is called line poet? And the correct answer is Walt Whitman. Let us move to the next question now. Next question जो है हमारा वो imagism के बारे में है. Who is not associated with imagism? तो हमारा करेक्ट आंसर इसका है एडवर्ड लियर. इमेजिज्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. इमेजिज्म वॉज अ मोमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी अमेरिकन पोइट्री जिसमें बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, शार्प लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, जिससे कि रीडर्स के माइंड में एक बिल्कुल ही क्लियर इमेज बन जाती थी अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट द सिटी, अबाउट द प्लेस द राइटर इज टॉकिंग अबाउट. और इसके मेजर राइटर्स की कैटेगरी में टी.ई. ह्यूम, एजरा पाउंड और रिचर्ड एल्डिंगटन आते हैं. एंड एडवर्ड लियर इज द करेक्ट आंसर, जो इमेजिज्म मोमेंट का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट कीट्स. When was Keats' Ode to Nightingale composed? The correct answer is 1819. 1819. Ode to Nightingale is a poem by John Keats and is one of 5 great odes John Keats composed in the summer and autumn of 1819. Next question, which work of Bacon is called Another Utopia? द करेक्ट आंसर इज न्यू एटलांटिस. तो न्यू एटलांटिस इसका करेक्ट आंसर है. न्यू एटलांटिस इज एन इनकम्प्लीट यूटोपियन नॉवल बाय सर फ्रांसिस बेकन एंड इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ इन 1626. तो आप लोग ईयर्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए. आपके नोट्स आपके एग्जाम. The next question, the representative of trading community in the Spectator Club is which of the following? Correct answer is ऑप्शन नंबर 1, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट. स्पेक्टेटर में आपको बता दूं एक पीरियोडिकल था जिसको कि एसे सर रिचर्ड स्टीली एंड जोसेफ एडिसन द्वारा शुरू किया गया था और 1711 से 1712 तक ये पब्लिश हुआ था. इसमें अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे और कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट. Next question, Steele at first wrote the Tetler under the pseudonym of Isaac Bickerstaff, Isaac Newton, Isaac Walton or Isaac Mount. The correct answer is option number 1, Isaac Bickerstaff. Steele, जिनके बारे में भी पिछले क्वेश्चन में भी बात हुई है, wrote the periodical under the pseudonym Isaac Bickerstaff and the Tetler जिसकी हम बात करें. The Tetler was a British literary and society journal begun by Richard Steele in 1709. तो कभी कभी आपको पीरियोडिकल्स और उनसे रिलेटेड पब्लिशर्स के, उनसे रिलेटेड पर्सनालिटीज़ के नाम भी आ जाते हैं, तो आप याद रखिए टेटलर के साथ
स्टीली एसोसिएटेड थे, रिचर्ड स्टीली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एसेज ऑफ एलिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लिटरेचर स्टूडेंट के लिए। इससे रिलेटेड अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, आई विल प्रोवाइड द लिंक। तो अब बात करते हैं लैम्ब्स एसेज ऑफ एलिया की। इट वॉज फर्स्ट अपीयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? द करेक्ट आंसर इज लंडन मैगजीन। मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा बता देती हूँ। एसेज ऑफ एलिया एक कलेक्शन है एसेज का, रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, और सबसे पहले पब्लिश हुआ था एक बुक फॉर्म में 1823 में, और इसका जब नेक्स्ट वर्जन आया था दैट वाज लास्ट एसेज ऑफ एलिया विच वाज पब्लिश्ड इन 1833, और सबसे पहले पब्लिश होना शुरू हुआ था लंदन मैगजीन में 1820 से लेकर 1825 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? द करेक्ट आंसर इज A.C. Bradley. A.C. Bradley's Shakespearean tragedy first published in 1904. ईयर भी याद रखिएगा अच्छे से, 1904 में पब्लिश हुई थी। It ranks as one of the greatest works of Shakespearean criticism of all time. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। According to Aristotle, a change from ignorance to knowledge producing love or hate between the persons destined by the poet for good or bad fortune is which of the following? The correct answer is anagnorisis. Anagnorisis इसका correct answer है, right answer है। और इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। In his poetics, as a part of his discussion of Peripateia, Aristotle defined anagnorisis as a change from ignorance to knowledge producing love or hate between the persons destined by the poet for good or bad fortune. It is often discussed along with Aristotle's concept of catharsis. Catharsis के साथ इस concept को भी कई बार डिस्कस किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि एक change, एक recognition by the character about others. Next question, which essayist published under the pseudonym Alpha of the Law? The correct answer is option number 3, A.G. Gardiner. Alfred George Gardiner, जो कि इनका पूरा नाम है। Alfred George Gardiner was an English journalist, editor and author as well, and his essays written under the alias Alpha of the Law are highly regarded. Next question, Travels with a Donkey in the Sevens, a travel book written by which of the following? The correct answer is Stevenson. The full name Robert Louis Stevenson. उनकी 1879 की लिखी हुई एक बुक है ये, जिसमें दिखाया गया है बहुत ही ज़्यादा आउटडोर वर्ल्ड को। तो आउटडोर लिटरेचर के फील्ड में एक पायनियरिंग क्लासिक वर्क माना जाता है। ट्रेवल्स विद द डोंकी डिस्क्राइब्स स्टीवनसन्स हाइकिंग experience, hiking trip in Sevens in South Central France. Next question, what is the name of grandmother in Dream Children a Reverie? The correct answer is option number 2, Mrs. Field. Dream Children is a personal essay जिसको चार्ल्स लैम्ब ने प्रेजेंट किया है कुछ कैरेक्टर्स के साथ, कुछ इंसिडेंट्स के साथ अपनी ही खुद की लाइफ में। स्केचेस ऑफ हिज ग्रैंडमदर मिसेस फील्ड, हिज ब्रदर जॉन लैम्ब, हिज सिस्टर मैरी लैम्ब, हिज ट्रैजिक लव अफेयर्स विद एन सिमॉन्स। तो ये सब कुछ उन्होंने पर्सनल लेवल पर डिस्क्राइब किया है इस एसे में। Next question is about metaphysical poets. Who is regarded as the saint among the metaphysical poets? The correct answer is George Herbert. George Herbert, जिनका लाइफ स्पेन था 1593 से लेकर 1633 तक का। He was the saint of the metaphysical school of poetry because he was among the greatest writers of poetry on sacred subject, religious subjects. Next question. Which character in English literature is associated with hilarious blunders and wordplays? Mrs. Grundy, Mrs. Bracknell, Mrs. Dalloway और Mrs. Malaprop. आप लोगों में से कईयों को शायद सिर्फ नाम देखकर समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, Mrs. Malaprop, क्योंकि हम इस नाम को मेलाप्रॉपिज्म के साथ भी एसोसिएट करते हैं। मेलाप्रॉपिज्म होता है कोई भी मिस्टेक इन द यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द करेक्ट वर्ड विद अ सिमिलर काइंड ऑफ साउंड रिजल्टिंग इन सम काइंड ऑफ ह्यूमरस अटरेंस।
मिसेस मैलाप्रॉप एक कैरेक्टर हैं फ्रॉम रिचर्ड ब्रिंसलीज प्ले द राइवल्स। तो एक प्ले है द राइवल्स जो कि 1775 का है। उस प्ले का एक कैरेक्टर है जो कि हमेशा गलत वर्ड्स बोलती थी सही वर्ड्स की जगह, और उन वर्ड्स की वजह से कोई ना कोई ह्यूमर क्रिएट होता था। शी इज known for comically misspeaking, using words which sound similar to the words that she intends to use, but she uses wrong words. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का, और बाकी क्वेश्चंस हम फर्दर पार्ट्स में कवर करेंगे। द क्वेश्चन इज अ वर्बल मिस्टेक इन विच द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑफ टू वर्ड्स आर ट्रांसपोज्ड ऑफन टू give comedic effect is known as which of the following? The correct answer is spoonerism. Spoonerism एक तरीके की verbal mistake होती है in which the initial consonant sounds, ध्यान से सुनिएगा, initial consonant sounds of two words are transposed, मतलब exchange कर दिए जाते हैं, और कई बार इसका comedic effect भी आता है। तो जैसे कि एक sentence सुनिए ध्यान से, और queer old dean, मैं आपको यहाँ पर लिखकर ही दे देती हूँ, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आवर क्वियर ओल्ड डीन, अगर इसमें आप थोड़ा सा हेर फेर कर दें और इधर उधर कर दें वर्ड्स को, तो ये क्या बन सकता है? आवर डियर ओल्ड क्वीन। तो इस तरीके के चेंजेस करना कि इनिशियल कॉन्सोनेंट्स को ट्रांसपोज कर दिया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल स्पूनरिज्म. So this is the first part of the video. Please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.